आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है इन्फेक्शन। हम इन्फेक्शन के बारे में समझेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है और इन्फेक्शन से कितनी तरह की बीमारियां होती है या फिर इन्फेक्शन कितने तरह का होता है, इन्फेक्शन का कारण क्या है, इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और इन्फेक्शन एक से दूसरे में कैसे फैलता है या फिर इन्फेक्शन अगर हो जाए तो कितना सीवियर हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह के इन्फेक्शन का इलाज हो पाता है और किस तरह के इलाज की इन्फेक्शन का इलाज नहीं हो पाता उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्फेक्शन की अगर डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन में क्या लिखा है, एंट्री ऑफ पैथोजन इनसाइड द बॉडी थ्रू अ रूट इज नोन एज इन्फेक्शन। यानी कोई भी पैथोजन, पैथोजन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा चीज़ जो हमारी बॉडी को नुकसान करे, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी के जो नॉर्मल अनाटमी या नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है उसमें किसी तरह का अल्टरेशन लेकर आए। वो कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा जो बाहर का है वो इन्फेक्शन करने वाला पैथोजन के रूप में जाना जाता है। तो किसी भी पैथोजन का बॉडी के अंदर एंटर करना ही इन्फेक्शन कहलाता है। इन्फेक्शन का मतलब इन्फेक्ट करना, इन्फेक्ट मीन्स जाके एंट्री करना, उसके अंदर घुस जाना या उसके ऊपर चिपक जाना, ठीक है ना। अटैच हो जाना या उसके अंदर एंट्री कर जाना ही इन्फेक्शन कहलाता है। जैसे कि कोई बैक्टीरिया बाहर हवा में ऐसे घूम रहा है और वो इसके स्किन के ऊपर जाके अटैच हो जाए या स्किन के थ्रू अंदर चला जाए, यही इन्फेक्शन है और कुछ भी इन्फेक्शन नहीं है। जब ये अटैच हो जाता है किसी सुपरफिशियल लेयर से यानी स्किन जैसे लेयर से या फिर एंट्री करके अंदर चला जाता है, तब अंदर की चीज़ों को तोड़ने लग जाता है या उसके अंदर का जो काम करने का नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल प्रोसेस है उसमें अल्टर करने लग जाता है, अल्टरेशन पैदा करता है और वही अल्टरेशन बीमारी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिजीज़ क्या है, इसी को डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन्फेक्शन कुछ भी नहीं है, केवल एंट्री है किसका, पैथोजन का, हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर जाना ही इन्फेक्शन कहलाता है। अब ये इन्फेक्शन के अगर कारण देखें, क्या-क्या चीज़ हमारी बॉडी के अंदर, जो-जो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करेगा वही तो इसके कारण होंगे ना। तो इन्फेक्शन के अंदर जो अगर हम कारण की बात करें, तो बॉडी के अंदर एंटर करने वाले कई सारी चीज़ें हैं। फिज़िकल चीज़ भी है, केमिकल चीज़ भी है और बायोलॉजिकल चीज़ भी है। फिज़िकल चीज़ में अगर हम काउंट करें, तो कोई भी बाहर का कोई प्रेशर लग रहा है या बाहर का कोई सा भी कण, धूल कण हमारी बॉडी के अंदर जाता है, कोई मॉलिक्यूल है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, उससे भी हमारी बॉडी का अंदर की जो फेनोमेनन है अल्टर हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक आदमी एक लेबर है और सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता है। वो सीमेंट का जो धूल कण है वो उसके नाक के थ्रू या उसके मुंह के थ्रू सांस लेने पे या उसकी चमड़ी पे जाके अटैच हो गया और फिर उसके बॉडी में चला गया। बॉडी में अंदर जाके वो जहाँ पे जाके चिपक गया, जहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया, वहाँ के सिस्टम को तो अल्टर कर दिया ना। वहाँ के अनाटमी की, वहाँ की बनावट को और वहाँ के काम करने के प्रोसेस को अल्टर कर दिया। तो वो अल्टर कर देने वाला कोई भी चीज़ जो बाहर का था अंदर चला गया, वो इन्फेक्ट करने वाला कारण बन गया। तो इस तरह से ये फिजिकल कारण हो सकता है। उसी तरह से कोई टॉक्सिन है, कोई केमिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर जब जा रहा है, तो वो क्या किया, हमारी बॉडी के भी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको तोड़ दिया, उसको नष्ट कर दिया या नॉर्मल एनाटॉमी है उसको डिस्टर्ब कर दिया। उसी तरह से कोई पैथोलॉजिकल कॉज में अगर हम बात करें, जैसे कि किसी भी तरीके का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर हम बायोलॉजिकल कॉज इसको बोलते हैं नॉर्मली, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, अमीबा या कोई और तरह का पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है। तो ये भी होता है, लेकिन आम तौर पे इन्फेक्शन का मतलब लोग ये समझते हैं कि जो भी पैथोजन के रूप में है वो हमारा बायोलॉजिकल पैथोजन हो। जैसे कि कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई फंजाई हो या फिर कोई प्रोटोजोआ हो, इस तरह का कोई भी जो बायोलॉजिकल चीज़ है वो हमारी बॉडी के अंदर जब एंट्री करता है और उससे जो अल्टरेशन पैदा होता है उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अधिकतर लोग ये समझते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और वो एंट्री करने को ही इन्फेक्शन कहते हैं।
ठीक है, उसका एंट्री कर गया वो इन्फेक्शन कहलाया वो, राइट। तो इसके पैथोजन को हमने केवल अब यहाँ पे कॉज में लिखा है, फिजिकल कॉज केमिकल कॉज नहीं लिखा है। अगर हम पैथोजन की बात करें तो आम तौर पे कौन कौन से पैथोजन जो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाके और इन्फेक्शन पैदा करते हैं, वो है क्या, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, अमीबा हो सकता है। अगर बैक्टीरिया के कारण अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, जिससे कि टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया। ये दो ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया के कारण से होता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई वायरस जाके एंट्री किया है और उसके कारण इन्फेक्शन हुआ है तो इसको हम वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम जो होता है वो। अगर किसी फंगाई या फंजी के कारण अगर कोई इन्फेक्शन पैदा हुआ तो इसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, जैसे कि कोई रिंग वर्म इस तरह का, कैंडिडियासिस हो सकता है, एस्पिरगोलियासिस ऐसे कुछ करके होता है, ये सारा चीज़ हो सकता है। प्रोटोजोआ, अगर किसी प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ भी एक पैथोजन है, एक बायोलॉजिकल पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये भी आते हैं। अगर इसके कारण कोई इन्फेक्शन हुआ है तो जो हम इसको बोलते हैं प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। और जैसे कि इसका एग्जांपल के तौर पे देखें तो मलेरिया। अमीबा के कारण अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो अमीबिक इन्फेक्शन बोलेंगे, और इसका एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो अमीबियासिस। ये जितने भी पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, अमीबा, हम इन सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, कैसे होता है, इसका पूरा। लेकिन फ़िलहाल हम अभी यहाँ पे ये समझेंगे कि ये एक सारे कॉज होते हैं कोई इन्फेक्शन को करने के लिए, राइट। अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर्स में हम इन सब पे के ऊपर जो 5 चीज़ है ना, 1 बाय 1 करके सब पे हम पढ़ेंगे कि किस में क्या क्या चीज़ें होती है। अगर हम इसकी टाइप की बात करें कि ये तो रहा पूरा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण। अब इन्फेक्शन कितने तरह का होता है? तो अगर इन्फेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो इन्फेक्शन 2 तरह का होता है। पहला कि एक इन्फेक्शन जो डायरेक्ट मुझे हिट किया, यानी कि वो मुझे किया, और दूसरा इन्फेक्शन ये कि मेरे से फिर किसी और को हो गया। वो बैक्टीरिया उसको डायरेक्ट नहीं किया था, पहले वो मुझे किया और फिर मुझसे फिर किसी और को हुआ। तो डायरेक्ट, एक तो वो हो सकता था डायरेक्ट वही उसको कर देता या डायरेक्ट मुझे कर देता, जैसे डायरेक्ट उसने मेरे को इन्फेक्ट किया था वैसा ही डायरेक्ट उसको भी कर देता। लेकिन डायरेक्ट उसको नहीं किया बल्कि वो मुझे पहले किया और फिर मेरे से उसे हुआ। तो इस तरह से दो दो तरह के हुआ, यानी कि होने का जो तरीका है, जो रूट है, उस बेसिस पे इसके जो टाइप है इन्फेक्शन के मेनली 2 तरह के होते हैं। एक तो किसी इंडिविजुअल को हो जाए डायरेक्टली, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस इस एनवायरनमेंट में घूम रहा है और वो बैक्टीरिया वायरस वो सीधा मुझे अटैक करे और मुझे वो इन्फेक्शन हो जाए, तो डायरेक्ट इन्फेक्शन मुझे हो गया वो, तो उसको हम डायरेक्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इंडिविजुअल जो मुझे हुआ। अगर यही इन्फेक्शन अब मुझसे किसी और को होता है, क्योंकि जब मेरी बॉडी के अंदर आया तो मेरी बॉडी के वो हर एक चीज़ में घुल मिल गया, मेरे ब्लड में, मेरे बलगम में, मेरे सलाइवा में, मेरे टीयर्स में, मेरे यूरिन में, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स है वो सभी में फैल गया वो। तो जितना समय बीतेगा उतना ज़्यादा सारी चीज़ों में फैलेगा वो। अब जितने चीज़ों में फैल गया तो हमारे बॉडी का सारा कुछ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में निकलता है। मैं किसी से मिलूँगा, किसी से बात करूँगा, किसी के सामने खाँसूँगा, किसी के सामने बोलूँगा, या फिर किसी के से हाथ मिलाऊँगा, किसी को कुछ करूँगा, या फिर कभी भी मैं फ्रेश होने जाऊँ, कुछ भी ऐसा कुछ काम करूँगा, तो वो इन्फेक्शन जो मेरे अंदर है और सारी चीज़ में फैल गया, वो किसी न किसी रूट से वो दूसरे में भी जा सकता है। तो डायरेक्ट वो इन्फेक्शन उसको डायरेक्ट नहीं गया, मेरे से होके गया ना। तो इस तरह से रूट के हिसाब से, यानी कि किस रास्ते से हुआ, किस रूट से हुआ, इन्फेक्शन 2 तरह के बन गए। एक तो डायरेक्ट उस पर्सन को हिट करता है, और एक डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली जाता है किसी और के पास, यानी कि पहले ही किया और उससे फिर फैला किसी और को। जैसे कोविड में हुआ था ना, किसी एक व्यक्ति को कोविड हुआ, फिर उससे दूसरे को, दूसरे से फिर तीसरे को, तीसरे को चौथे को हुआ ना। तो इन्फेक्शन कितने तरह के बन गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या इंडिविजुअल, और दूसरा कम्युनिकेबल, या यूं कहो कि क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है ना। तो इसी के कई तरह तरह के नाम हैं। अगर डायरेक्ट मुझे हुआ तो उसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, या किसी एक व्यक्ति को सबसे पहले हुआ ना, अगर मैं हूँ तो मैं तो पहला ही हूँ।
अगर मुझे हुआ या एक व्यक्ति को या कुछ लोगों को जो एक है, एक ग्रुप है उसके हुआ ना, तो सबसे पहले किसी एक व्यक्ति को होगा। और मान लो वो मुझे हुआ, तो सबसे पहले मुझे हुआ तो मैं एक तो इंडिविजुअल हूँ ना, तो एक इंडिविजुअल को हुआ तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंडिविजुअल। दूसरा, डायरेक्ट मुझे अटैक किया तो इसका क्या नाम रख सकते हैं, डायरेक्ट। तीसरा क्या नाम कर सकते हैं कि मेरे से कोई कम्युनिकेट तो नहीं हुआ ना, तो ये नॉन कम्युनिकेट किया, डायरेक्ट हिट किया मुझे तो ये नॉन कम्युनिकेबल। अब क्या होगा, मेरे से फिर किसी दूसरे में गया, तो मेरे से दूसरे में गया तो किस में चला गया, वो ग्रुप में चला गया, तो क्रॉस किया ना, यानी मेरे से अब किसी और में क्रॉस करके चला गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब क्रॉस बोलेंगे। या अब क्या किया, डायरेक्ट अब मेरे पास तो नहीं जा रहा है, मतलब डायरेक्ट उस पर्सन को नहीं हुआ, मेरे से होके गया तो इनडायरेक्टली हुआ, तो उसी क्रॉस को अब दूसरा में क्या नाम ले सकते हैं, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। तीसरा क्या हो सकता है, अब वो फैला ना, मेरे से फैला है वो, तो फैलने वाला है यानी कम्युनिकेट किया है, तो उसे क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेबल कह सकते हैं। तो इसी तरह से इन्फेक्शन के कितने टाइप्स बने, मेनली दो बने जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। चाहे आप पहले को इंडिविजुअल बोले या नॉन कम्युनिकेबल बोले, या इसी को हम डायरेक्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा, फैल रहा है, एक से दूसरे व्यक्ति में गया, क्रॉस किया, तो क्रॉस इन्फेक्शन भी इसको बोल सकते हो। या कम्युनिकेट किया, एक से दूसरे में फैला, तो कम्युनिकेबल भी बोल सकते हो। या ये इनडायरेक्टली तरीके से गया, डायरेक्टली उसको हिट नहीं किया है, तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से समझते हैं, या किस तरह से बोलते हैं। यानी आप इंडिविजुअल बोले, नॉन कम्युनिकेबल बोले, या फिर डायरेक्ट बोले, बात बराबर है। क्रॉस बोले, कम्युनिकेबल बोले, या इनडायरेक्ट बोले, बात बराबर है। ठीक है ना, तो इस तरह से मेनली इन्फेक्शन कितने तरह के बने, दो तरह के हुए। और इस पूरे इन्फेक्शन होने का आधार क्या था, क्या बेस था, वो था ट्रांसमिशन, यानी फैलना, फैलने का रूट, कैसे वो एक से दूसरे में हुआ। ठीक है ना, क्या था ये इसका आधार, ट्रांसमिशन इसका बेस था। ओके, अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये जो ट्रांसमिशन होता है, अब तो ये तो टाइप था, अब इसी ट्रांसमिशन जो हुआ, अब ये ट्रांसमिशन कहलाता क्या है, अब इस ट्रांसमिशन को हम पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना या ट्रांसमिट होना, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ का जाना। कोई इन्फेक्ट करने वाला पार्टिकल मेरे बॉडी से किसी और के बॉडी में चला जाएगा तो ट्रांसमिशन कहलाएगा, यानी फैलना यानी जाना। अब ये ट्रांसमिशन कितने तरह से होते हैं, दो तरह से होता है। एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब है, जैसे कोई इस एनवायरनमेंट में कोई बैक्टीरिया वायरस मूव कर रहा था और वो मेरे बॉडी के अंदर आया, तो वो बैक्टीरिया वायरस और मेरा बॉडी का जो स्किन है, या कोई रूट से, चाहे नोज़ के थ्रू गया, या फिर ईयर्स के थ्रू गया, या फिर आई के थ्रू गया, या फिर माउथ के थ्रू गया, या स्किन के थ्रू गया बॉडी के अंदर, कैसे भी वो एंट्री किया, इन्फेक्ट किया, तो उसको कुछ ट्रेवल करना पड़ा ना, मेरे बॉडी के कांटेक्ट में उसको आना पड़ा है, तो कुछ उसने ट्रेवल किया है, तो वो डायरेक्ट मुझे हिट किया है ना। तो इस तरीके से जो ट्रांसमिशन के मोड कितने तरह के होते हैं, पहला है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो सीधा मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया। जैसे कि अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का अगर हम मोड देखें जनरल लाइफस्टाइल में, किस तरीके से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, तो किस तरीके से होता है, किस करने से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से या ड्रॉपलेट से। किस करने से, जैसे मान लो अगर किसी एक व्यक्ति को, किसी बच्चे को या किसी को कोई इन्फेक्शन हो रखा है, कुछ उसके गाल पे अगर कुछ हो रखा है, कोई इन्फेक्टेड जो फैलने वाला डिजीज़ है, और उसको किसी उसके मम्मी पापा ने या किसी ने उसको वहीं पे किस किया, तो क्या होगा, उसके जो भी ड्रॉपलेट थे या उसके अंदर जो भी कंटामिनेटेड पार्टिकल या टिश्यू था, वो उसके लिप्स से चिपक गया, और फिर उसके लिप्स के जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उससे चिपक के। और म्यूकोसल मेम्ब्रेन का मैंने बताया क्या है कि ये अगर मान लो म्यूकोसल मेम्ब्रेन का ये टिश्यू है, और यहाँ पे जितने भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है, तभी तो लाल दिखते हैं, बताया ना। क्योंकि कहीं पर भी आप म्यूकोसा की बात करेंगे, जहाँ पर म्यूकोसा है उसकी जो लेयर आप देखेंगे,
लाल बहुत ज़्यादा होता है, रेडनेस कलर की होती है, किसी और कलर की क्यों नहीं होती। जैसे कि आँखों के नीचे अगर आप देखोगे पूरा लाल लाल सा दिखता है ना नीचे ये पूरा ये, क्यों? अगर आप देखोगे लिप्स को देखोगे, लिप्स का जो रीजन होता है लाल होता है, लिप्स के अंदर का रीजन देखोगे लाल दिखेगा। यह हमारा चिक्स के अंदर का जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होगा वो आपको लाल दिखेगा। जहाँ पर भी म्यूकोसा है वहाँ पे लाल होता है। उसका कारण ये होता है कि जहाँ पर म्यूकोसल लेयर होती है वहाँ पे आर्टरी या की जो सप्लाई होती है ना, या आर्ट्रियोल्स की सप्लाई, दैट मीन्स ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है। इसीलिए वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा दौड़ता है। जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा दौड़ेगा तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एक पिगमेंट है रेड कलर का, इस कारण से वो लाल दिखेगा उसमें। हीम नाम का जो पिगमेंट है ना, सॉरी पिगमेंट है उसके अंदर एक रेड कलर का, उसके कारण से वो लाल दिखता है। तो जितना हीमोग्लोबिन उतना लाल दिखेगा। तो अगर किसी ने किस किया तो उसके लिप्स पे गया, अब लिप्स पे जाएगा और ये जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत पतली होती हैं, इनकी जो ये लेयरें होती हैं बहुत ही बारीक होती है। देखते हो ना कि अगर आप चाय पीते हो, गर्म चाय पी लेते हो तो कई दफ़ा आपके जो जीभ होते हैं ऐसे कहते हैं जल गया है, वो जो म्यूकोसल लेयर होती है वो फट जाती है। कई दफ़ा देखे होगी ब्लड से जो हमारे मुंह से खून निकलने लग जाता है। अगर कहीं कुछ ऐसा चीज़ खा लिया जो काफ़ी ज़्यादा टफ था तो उससे हमारा दांत छिल जाता। ब्रश करते हैं कई दफ़ा अगर गलती से हो गया तो खून निकलने लग जाता, हो जाता है ना। तो क्यों होता है? नाक में कुछ लोग उंगली डालते हैं और कुछ ज़्यादा इधर उधर कर दिए तो ब्लीडिंग आने लग जाती है। इसलिए क्योंकि बहुत नाजुक होती है वो, और नाजुक होने के कारण अगर आपने किसी को किस किया और उसको इन्फेक्शन वो चीज़ है तो वो इन्फेक्शन फिर आपके ब्लड में लिप्स में गया, और वो लिप्स से वो इन्फेक्टेड पार्टिकल लिप्स के नीचे की जो म्यूकोसल लेयर है उसके थ्रू वो उससे जुड़ा हुआ जो ब्लड वेसल्स है उसमें चला गया, और ब्लड वेसल्स में गया तो भैया तो ब्लड वेसल्स तो पूरा चैनल है, पूरी बॉडी में फैल गया वो, तो एक जगह से पूरी बॉडी में फैल गया वो। ठीक उसी तरीके से सेक्सुअल कांटेक्ट है, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हमारी बॉडी में चला जाता है। सेक्सुअल कांटेक्ट में वजाइना के अंदर की जो लेयरें होती है वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है और उसके अंदर भी बहुत ही बारीक बारीक ब्लड वेसल्स की लेयर होती है। अगर किसी मेल को कोई इन्फेक्शन है तो उस फीमेल में चला जाएगा, अगर फीमेल को है तो मेल में चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से ड्रॉपलेट एक इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट भी एक मोड है। अगर किसी को कोई खांसी हो रखा है या कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो रखा है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, वो खांसता है, बोलता है या फिर मतलब छींकता है, तो क्या होगा? छींकने में, खांसने में, बोलने में वो उसके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ ड्रॉपलेट भी तो जा रही है ना। ड्रॉपलेट एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ पानी के मॉलिक्यूल अटैच हो, ठीक है ना। और उस पानी के जो मॉलिक्यूल है वो पानी के मॉलिक्यूल किस किस रूप में हो सकता है? खांसी का पार्टिकल हो सकता है, नोज के अंदर जो सेक्रेशन है उसके पार्टिकल्स हो सकते हैं, प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्रैकिया है उसके अंदर का सेक्रेशन है वो हो सकता है, उसके डिग्रेडेड सेल्स हो सकते हैं, और उसी डिग्रेडेड सेल में तो वो चिपके हुए होते हैं वायरस बैक्टीरिया जो आपको इन्फेक्ट किया है। तो उस ड्रॉपलेट में एयर, वाटर, डिग्रेडेड टिश्यू प्लस में इन्फेक्शन करने वाले वो पार्टिकल भी मौजूद होते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने पे, छींकने पे जाके वो सामने है, वो सीधा उसको उसके बॉडी को इन्फेक्ट किया, उसने सांस लिया उस चीज़ को, सीधा अंदर चला गया, फैल गया पूरा वो। और जैसे फेफड़े में गया तो फेफड़े की भी म्यूकोसल लेयर है, म्यूकोसल लेयर में फिर वही पतली पतली ब्लड वेसल्स है, सीधा वो ब्लड वेसल्स के अंदर एंट्री चला कर गया और बस फैल गया बॉडी में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट कांटेक्ट के ये मेनली 3 रूट है। इसी से जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं या डायरेक्ट जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर इंडिविजुअल या डायरेक्ट कांटेक्ट वाले डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, ये होते हैं। अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें, जो डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली तरह से हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि मान लो किसी को मुझे वायरल हो रखा है और मैं अपने मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर किसी भी तरीके का मास्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा और मैं खांस रहा हूँ। मैंने सर नीचे करके इस तरह से खांसा और वो जो खांसी के जो ड्रॉपलेट्स है, वो जो पार्टिकल्स है वो नीचे गिरा और यहाँ पे चिपक गया। किसी को नहीं मालूम कि मैंने यहाँ पे खांसा है,
और अगर मालूम हो तो वो नहीं जानता कि इसके अंदर ड्रॉपलेट चिपका हुआ है, और वो जाके इसके ऊपर हाथ रखा। अब हाथ रख के हम लोग क्या करते रहते हैं, हाथ को कभी आँखों पे, कभी मुँह पे, कभी नाक पे, इधर-उधर टच करते रहते हैं ना, या अपने स्किन पे। फिर वही, पहले हाथ पे चिपका, हाथ पे चिपक के स्किन पे करोगे तो स्किन पे गया, या मुँह पे करोगे, आँख पे करोगे, नाक पे करोगे तो इस पे गया। और यहाँ पे हर जगह पे वो स्किन के थ्रू या म्यूकोसा लेयर के थ्रू बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ ना, घूम के हुआ ये, इनडायरेक्टली हुआ। तो यानी कि कोई इन्फेक्टेड पार्टिकल्स को या आर्टिकल्स को जो हम टच करते हैं तब होता है, जैसे कोई टेबल को, ग्लास को, इन जो इन्फेक्टेड है उसको अगर आप टच करते हो, तो जो भी इन्फेक्शन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन, या इसका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाता है। चलो, अब तो ये इन्फेक्शन हो गया, इसके कारण हम जान लिए और इसके ट्रांसमिशन के भी तरीके समझ लिए। अब इसके प्रिवेंशन के तरीका क्या है? तो जब हमें दो चीज़ें मालूम चल गया कि इसको बीमार करने वाला, इन्फेक्शन करने वाला कारण क्या है और ये फैलता कर कैसे है, तो क्या हम इन दोनों को कट कर देंगे तो इन्फेक्शन नहीं रुक सकता है? यानी कि पहली चीज़, इनके कारणों को ही ख़त्म करना, और दूसरा इनके फैलने के तरीकों को ही नष्ट कर देना। यानी कि अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने से हम प्रिवेंशन करें। अगर हम किसिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखें इस बात का कि वो इन्फेक्टेड पार्टिकल है या नहीं है, उस व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन है या नहीं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उसको वो डिजीज़ है या नहीं। प्लस साथ में ड्रॉपलेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम ड्रॉपलेट से अगर फैल रहा है तो हम अपने नोज़ पे मास्क वगैरह लगा के रखें, इस तरह से सामने वाले को, ताकि इन्फेक्शन ना हो। इन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट से हो रहा है तो हम पूरे उन सब चीज़ों को रेगुलर साफ़ सफाई रखें। जहाँ हम रहें वहाँ पे टेबल को, ग्लास को, जो भी चीज़ अगर छुए, टच करे, तो जो भी इन्फेक्शन है उन सब चीज़ों को हम बचा के रखें। हमारे हाथों में न जाने कितने तरह के इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो बार बार अपने हाथों को दें। तो देखते हैं किस तरह से हम इनको रोक सकते हैं। कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। क्या कर सकते हैं? जो आपने पूरा देखा ही था कि कोविड में हम क्या-क्या कर सकते थे। कोविड में जो-जो तरीके अपनाए गए वो सारा तरीका यही है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का। जैसे कि आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं या घर पर ही काम कर रहे हैं, आपको लगता है इन्फेक्टेड एरिया है, किसी कम्युनिटी में काम करते हैं, किसी ऐसे एरिया में जो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन से होने वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो वैसी एरिया में जब आप काम करें तो अपने मास्क, अपने मुंह पे मास्क ज़रूर लगाएं, गाउन पहन के रखें या फिर ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक उसी तरह से लोगों को या जिनसे आप मिलते हैं उन सभी लोगों को ये एजुकेट करें, उन्हें समझाएं कि जो भी जब आए तो अपने नोज़ को कवर करके रखें, मास्क वगैरह पहन के रखें। क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, लिमिट द विजिटिंग आवर्स, कम से कम कोशिश करें कि उन लोगों से मिले जो इन्फेक्टेड हैं या इन्फेक्टेड होने के रिस्क उनके पास ज़्यादा है। ठीक है, तो कम से कम मिलने की कोशिश करें। नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा करें ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस, यानी कि जब भी आप कुछ भी ले जाएँ, कल्चर ले ब्लड का, या ये ब्लड का वो सैंपल ले, या फिर यूरिन का सैंपल ले, स्टूल का सैंपल ले, स्पूटम का सैंपल ले, तो इन बातों का ध्यान रखें कि हाँ, ये सारी चीज़ें इन्फेक्टेड हो सकता है, उसमें पता नहीं किस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो पूरी तरह से ग्लव्स, गाउन, जो भी प्रिकॉशंस के तरीके हैं सभी को अपनाएँ। ठीक है? ठीक उसी तरीके से हैंड को अपना बार-बार धोते रहें। डिसइन्फेक्शंस का जो भी डिसइन्फेक्ट करें उन आर्टिकल्स को या इंस्ट्रूमेंट को जो बार-बार यूज़ हो रहे हैं और जो इन्फेक्टेड एरिया में रहते हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में कोई टेबल है तो आप उसको डेली सफाई करवाएँ, फ़र्श है उसकी मॉपिंग करवाते रहें। ठीक है? उसी तरीके से मेंटेन करना है साफ़-सफाई को। जितना आप साफ़-सफाई मेंटेन करेंगे उतना इन्फेक्शन से बचाव रहेगा। और अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम सबको मालूम है कि किस तरीके से इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो नॉर्मली हम इसको कैसे डायग्नोज़ करते हैं कि इन्फेक्शन हुआ है। तो पहले या तो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करके देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह से हो रही है। फ़िज़िकल देख के ही, सुन के, दबा के, इस तरह से आप महसूस करते हैं। या तो ब्लड का टेस्ट कराते हैं, या तो कल्चर कराते हैं, या फिर यूरिन का एग्जामिनेशन कराते हैं, या फिर रेडियोलॉजी की तरफ जाते हैं तो एक्सरे वगैरह करा लेते हैं आप। इस तरीके से हम उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं कोई इन्फेक्शन है या नहीं। यानी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल इन्वेस्टिगेशन या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करा के हम उस पेशेंट के बारे में ये जानते हैं कि उसको इन्फेक्शन है तो कौन सा है
और नहीं है तो क्या नहीं है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, जैसा कॉज उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट। अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग चलेगा, दैट मीन्स एंटीबायोटिक चलेंगे। फंगल है तो एंटी फंगल ड्रग, या उसमें एंटीबायोटिक चलेंगे। प्रोटोजोआ है तो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग, या उसमें भी एंटीबायोटिक चलेगा। लेकिन अगर वायरल है तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं चलेगा, एंटीवायरल ही थेरेपी चलेगी उसमें। ठीक है, तो जो कॉज है, डायग्नोसिस के बाद कॉज पता चलेगा, जैसे कॉज पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। ओके, तो ये इन्फेक्शन हमारा बस इतना था, छोटा सा टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था, लेकिन आमतौर पे ये पूछा जाता है और ये हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगले टॉपिक में हम किसी और चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए